नमस्कार मित्रों, शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण हलचल प्रस्तुत हैं। तो आइए देखिए हेडलाइंस में क्या है। तो पहली खबर है, सरकारी कर्मचारियों को डीए और एरियर को लेकर के खुशखबरी। सरकारी प्राथमिक विद्यालय में गंगा जल के छिड़काव का मामला तूड़ पकड़ता जा रहा है और जिंदगी की जंग जीत ली, परंतु पत्नी के जेवर और खेत गिरवी रखने पड़ गए। एक शिक्षक का मामला है, आप इसको विस्तार से जानेंगे वीडियो में आगे। और यूपी टीईटी की आजीवन मान्यता पर प्रश्न चिन्ह है। कुछ सवाल हैं जो कि आप लोग के लिए जानना आवश्यक है। तो मित्रों, ये हेडलाइंस हैं और इन सबको विस्तार से आप वीडियो में देखेंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो को पूरा देखें, तभी आप समाचार को विस्तार से जान पाएंगे। और अब आइए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को पूरा शिक्षक भाई और बहनों, सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। और केंद्र सरकार 48 लाख कर्मचारी और 60 लाख पेंशनर को 18 माह से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत देने का इंतजार कर रहे थे, तो 18 माह का एरियर मिलने वाला है। साथ ही साथ 31% की दर से डीए भी मिलेगा और इन कर्मियों और पेंशनरों को उक्त अवधि के दौरान जो नुकसान झेलना पड़ा है उसकी भरपाई भी हो जाएगी। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है लेकिन भत्ता नहीं मिला। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकारी बताते हैं, सरकार अपने कर्मियों को लेकर संजीदा है। कर्मियों ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में सरकार को अपना पूर्ण सहयोग दिया। उसके मद्देनजर अब जल्द ही उनके हितों को ध्यान में रखकर कई घोषणाएं की जाएंगी। नियमानुसार कर्मियों को डीए जो मई 2020 में 21% था, अब वह 31% तक जा पहुंचा है। केंद्र द्वारा एरियर दिए जाने की अलग से घोषणा की जा सकती है। इसके लिए स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय पर लगातार दबाव बनाया। परिषद के पदाधिकारी शिव गोपाल मिश्रा और श्री कुमार के मुताबिक अब कोई ऐसा कारण नजर नहीं आता कि केंद्र सरकार डीए और 18 महीने का एरियर जारी करने में ना नुकर करेगी। इसी माह एरियर और अन्य भत्तों की घोषणा कर दी जाएगी। का जो प्रमाण पत्र है वो आजीवन मान्य नहीं होगा, और वो कैसे, इसको आप इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे। तो आइए देखते हैं और वास्तविक जानकारी क्या है प्राप्त करते हैं। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2020 के लिए आवेदन लेने की तैयारी है। परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को जो प्रमाण पत्र मिलेगा वो फिलहाल आजीवन मान्य नहीं होगा। वजह इसकी यह है कि परीक्षा संस्था ने इसका प्रस्ताव 2020 में तब भेजा था जब टीई ने इसका प्राविधान नहीं किया था। इसके बाद से कई बार प्रस्ताव भेजा लेकिन परीक्षा और प्रमाण पत्र की शर्तों में बदलाव नहीं हुआ। और यह जरूर है कि शासन चाहे तो एनसीईआरटी से प्रस्ताव लेकर यह प्राविधान कर सकता है, क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इसके अनुपालन का जिम्मा राज्यों पर छोड़ दिया है। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए दावेदारों को राज्य या फिर केंद्र सरकार की ओर से कराई जाने वाली पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। प्रदेश सरकार यह परीक्षा वर्ष में एक बार जबकि केंद्र सरकार 2 बार कराती है। प्रदेश सरकार शिक्षक पात्रता कराने को मंजूरी दे चुकी है। पहले 11 मई को विज्ञापन जारी करके 18 मई से आवेदन लिए जाने थे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के कारण उसे स्थगित कर दिया गया। अब परीक्षा संस्था ने फिर शासन को प्रस्ताव भेजा है और अनुमति मिलने पर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस परीक्षा के नियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई तय कर रहा है। 29 सितंबर 2020 को एनसीटीई ने 50वीं आम सभा में टीईटी का प्रमाण पत्र आजीवन वैध करने का प्रस्ताव पारित किया और एनसीटीई की ओर से 13 अक्टूबर को जारी मिनट्स में कहा गया कि आगे से होने वाली सीटीईटी की वैधता आजीवन रहेगी। ज्ञात हो कि पहले सीटीईटी प्रमाण पत्र 7 वर्ष के लिए मान्य था और अब वर्ष 2011 से अब तक के सभी प्रमाण पत्रों को आजीवन मान्य किया जा रहा है। इससे प्रदेश के बेरोजगार युवा भी इस नियम को लागू करने की उम्मीद संजोए हैं, क्योंकि इस निर्णय से उन्हें बस सबसे अधिक लाभ होगा और इसके लिए परीक्षा संस्था को प्रस्ताव भेजने की जरूरत नहीं है, बल्कि शासन की पहल पर एनसीटीई भी इस संबंध में आदेश जारी कर सकता है। ज्ञात हो कि यूपी टीईटी का प्रमाण पत्र अभी 5 वर्ष के लिए ही मान्य है। सरकारी विद्यालय में गंगा जल का छिड़काव का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इसमें देखिए खबर को विस्तार से। बाबा बेलखनाथ धाम विकासखंड के ओझला ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित प्रधान द्वारा समिति के गठन के पहले प्राइमरी स्कूल में गंगा जल के छिड़काव का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इस मामले की शिकायत लेकर कंधई थाने पहुंचे पूर्व प्रधान को पुलिस ने डांटकर भगा दिया। प्रकरण को लेकर गांव में तनाव बना हुआ है
और यदि मामले को पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया तो बहुत ही बवाल हो सकता है। ओझला के पूर्व प्रधान काशीराम ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि नवनिर्वाचित प्रधान दुर्गावती पक्ष के लोगों ने ग्राम पंचायत समिति के गठन के 27 जून को स्कूल परिसर में गंगाजल का छिड़काव किया था। गांव के प्रधान समर्थक अशोक कुमार यादव ने दलित प्रधान होने के नाते गंगाजल का छिड़काव किया ताकि स्कूल परिसर को शुद्ध किया जा सके। इसके पहले वह स्कूल में ग्राम पंचायतों की बैठकें करता रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली पोस्ट का विरोध करने पर अशोक ने धमकी दी थी। पूर्व प्रधान का आरोप है कि बृहस्पतिवार को कंधई थाने पर शिकायत लेकर गया और जहां से पुलिस ने उसे भगा दिया। उसके साथ गांव के लोग भी अपमानजनक व्यवहार कर रहे थे। कंधई थानाध्यक्ष ने बताया कि शिकायत पत्र लेकर छानबीन की जा रही है। भगाने की बात गलत है। कोई भी नया काम करने के पहले उस स्थान को पवित्र किया जाता है। हमारे धर्म में ऐसे स्थानों को पवित्र करने के लिए गंगाजल का प्रयोग होता रहा है। ग्राम पंचायत समिति के गठन के दिन में कुछ लोगों ने गंगाजल का छिड़काव किया था। इसके साथ ही सैनिटाइजेशन भी कराया गया। अब इसे गंवई राजनीति के तहत तूल दिया जा रहा है, जबकि उन लोगों की ऐसी कोई भी मंशा नहीं थी और न ही आगे होगी। जिंदगी की जंग तो जीत ली, परंतु उसके लिए जेवर और खेत गिरवी हो गया। तो ये खबर है, इलाज पर 38 दिन में 9 लाख रुपए अस्पताल में खर्च हो गए। और जो पोस्ट कोविड कमजोरी से जूझ रहे शिक्षक को समझ में नहीं आ रहा है कि पत्नी की जेवर और पुश्तैनी खेत को कैसे छुड़ाए। इतना ही नहीं, मित्रों और रिश्तेदारों से लिया गया कर्ज भी चुकाने की चिंता सता रही है। पादरी बाजार में रहने वाले प्राथमिक शिक्षक राजेंद्र लाल 38 दिन बाद अस्पताल से घर लौटे और तब उन्हें पता चला कि उनके इलाज के लिए पत्नी ने अपने जेवर गिरवी रख दिए। इसके बाद फिर रुपए की जरूरत पड़ी तो 6 बीघा खेत गिरवी रखना पड़ा। और मुसीबत की इस घड़ी में कई मित्रों और रिश्तेदारों ने भी मदद की। पिपराइच थाना क्षेत्र के गोलहारा गांव के रहने वाले 48 वर्षीय शिक्षक राजेंद्र लाल ने बीते दिसंबर में पादरी बाजार में मकान खरीदा। मकान खरीदने में उनकी पूरी जमा पूंजी खर्च हो गई, लोन भी लेना पड़ा। पत्नी कनकलता ने बताया कि 11 अप्रैल को उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में कोरोना पॉजिटिव मिले तो बेटियों शिवानी, सुदीक्षा और पुत्र शशांक घबरा गए। कनकलता ने सभी का हौसला बंधाया और खुद लग गए इलाज के पैसों को जुटाने में। 38 दिन में इलाज पर 9 लाख से ज़्यादा रुपए खर्च हो गए। अस्पताल से 38 दिन बाद 17 मई को राजेंद्र डिस्चार्ज हुए। तब तक इलाज पर करीब 9 लाख से ज़्यादा खर्च हो चुके थे। इसमें 6 लाख रुपए अस्पताल का बिल है, जबकि 3 लाख रुपए दवाओं पर खर्च हुआ। इसके अन्य खर्चे का कोई हिसाब ही नहीं है। कनकलता का कहना है कि राजेंद्र अब पूरी तरह से सामान्य नहीं है, उन्हें उठने बैठने के लिए भी किसी की मदद लेनी पड़ती है।